इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी धन ऋण की व्यवस्था करना होता है। आगे की एशियाई विकास बैंक ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन भारत के फदेन गवर्नर होता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री की चर्चा अनुच्छेद हो जाएगा आपका वित्त मंत्री 280 माना चाहिए वित्त मंत्री के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। आगे वित्त मंत्री ध्यान है। आगे चलते हैं। विशेष आहार अधिकरण के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित हैं? अमेरिकी डॉलर है, जापानी येन है, चाइनीज युआन है, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। अब सफर इसको बोल सकते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन की एक ऐसी एजेंसियाँ यूरोपीय स्वतंत्रता तंत्र यूरोपीय स्थिरता तंत्र का क्या कार्य है? यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 193। भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जल विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा था? UK यानी कि UNDP ने, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। आगे चलते हैं। भारतीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति से सम्मानित किया गया था। गेट का कार्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कब हुआ था स्थापना? 1948 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी? गेट की उरुग्वे चक्र की वार्ता के साथ। अब आगे है। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में महानिदेशक एंगोजी ओकोंजी इबोला है। आगे भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना था? 1995। आगे चलते हैं। अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संघ द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता है। आगे है आपका विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित था? कृषि से। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौता के मुख्य 3 स्तंभों में क्या क्या समर्पित है? बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन, निर्यात प्रतियोगिता, विशिष्ट। आगे चलते हैं। आगे के विशिष्ट परछोपाय क्रियाविधि किससे संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन सहयोग संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1956 को। संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत व पाकिस्तान को, ठीक है, सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 17वें संघाई सहयोग संगठन में। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष शामिल हुआ था? 2011 में। आगे चलते हैं। कहते हैं कि ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? रूस की। आगे न्यू विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? KV काथम थे उसके प्रथम अध्यक्ष। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? क्लास श्वाब है। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क है, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, व्यापार संबंधी गुप्त सूचना, ये सभी जो है आते हैं। अब आगे है। ब्रिक्स शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग 2001 में जो था गोल्डमैन सेस के जिम ओलिन द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। अब आगे आपका आधुनिक भारत यानी कि हिस्ट्री में ट्रेड यूनियन एवं समाजवादी दल। आगे है। वर्ष 1890 में जो था भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? NM लेखंडे के द्वारा।
वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति जो था मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली ट्रस्टी होता है, ना कि मालिक होता है। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में मुंबई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के संस्थापक थे एन.एम. जोशी। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अब आगे है। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे है। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में। आगे प्रमुख कारखाना अधिनियम। पहला कारखाना अधिनियम कब आया था आपका? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। दूसरा का लॉर्ड लेंसडाउन के समय में 1891 में। तीसरा का कारखाना अधिनियम था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में। चौथा लॉर्ड रीडिंग के समय में 1922 में। पाँचवा आया था लॉर्ड लिटन के समय में 1934 में। और छठा आया था लॉर्ड बेबेल के समय में 1944 में। आगे चलते हैं। सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मानवेंद्र नाथ राय। एम.एन. राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 17 अक्टूबर 1920 को। कहता है कि पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? कानपुर में। कब? 26 दिसंबर 1925 में। अब आगे कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? साम्यवादी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा किया गया था? श्यामेंद्र टैगोर के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एम. दत्त मजुमदार के द्वारा। कहता है कि ब्रिटिश भारत में संगठन महत्वपूर्ण योजना। पहला है कि फ्रेजर आयोग का गठन कब किया गया था? 1902 में। किस लिए किया गया था? पुलिस सुधार के लिए। कब? लॉर्ड कर्जन के समय में। हंटर आयोग का गठन किया गया था पंजाब अशांति के कारण 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। फिर बटलर आयोग का गठन किया गया था 1927 में लॉर्ड इरविन के समय में, भारतीय रियासतों के साथ संबंध में। फिर आ गया लिनलिथगो आयोग का गठन कब किया गया था? 1928 में लॉर्ड इरविन के समय में किया था, भूमि सुधार संबंधित था। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग का गठन 1928 में किया गया था, लॉर्ड इरविन था उस समय, और इसका संबंध था बरदौली में लगान वृद्धि की जांच से। हिटले आयोग का गठन किया गया 1929 में। हिटले आयोग का गठन किया गया 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में, श्रम से संबंधित था। सुप्रू आयोग का गठन किया गया 1935 में लॉर्ड विलिंगटन के समय में, बेरोजगारी संबंधित था। क्लाइड आयोग का गठन किया गया था 1940 में, लिनलिथगो के समय में तेगबा आंदोलन संबंधित था। आगे कहता है भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का जो था गठन किया गया। आगे चलते हैं। अब आगे आपका पृथ्वी की गति एवं अक्षांश देशांतर ये जान लेंगे। विषुव क्या है? कहता है कि दो विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और जो होता है रात बराबर होता है। ये तिथियां कौन सी है? वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। वर्ष भर रात और दिन कहाँ पर बराबर होता है? भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? विषुवत रेखा पर। ये जो ऋतु परिवर्तन चक्र दिया गया है उसको आपको समझ लेना है। सर्वत्र दिन रात 23 सितंबर को होता है। ठीक। आगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कौन होता है? 23 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को।
अच्छा, उपसौर अपसौर जान लीजिए। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तब उसे हम उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होता है। फिर अपसौर होता है। अपसौर पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तब उसे हम अपसौर कहते हैं। ऐसे घटना जो होती है 4 जुलाई को घटती है। अब आगे आपका ग्रीष्म अयनात प्रति वर्ष किस तिथि को होता है? 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया किस स्थिति को सबसे छोटी होती है? 21 जून को। आगे वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर। प्रधान यमोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेद अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यमोत्तर पर दिखाई देता है? 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरता है? प्रशांत महासागर से। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,075 ना। आगे चलते हैं। ग्लोबल पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होता। कौन सी देशांतर रेखा है प्रधान मध्यमान के साथ मिलकर ग्लोब पर किसी बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 180 डिग्री देशांतर। अब आगे है आपका, ये देख लेना है, आपको समझना है। कर्क रेखा 23 डिग्री, विषुवत रेखा 0 डिग्री, मकर रेखा 23 डिग्री साउथ, प्रधान यमोत्तर 0, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री। ये सब समझ लेना है। आगे चलते हैं। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच की अक्षांश से पीटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी यानी उत्तक पढ़ रहे थे, इसके बारे में जानेंगे। दृढ़ उत्तक क्या है? कहता है कि यह लंबी संकरी व मोटी भित्ति वाली लिंगिन युक्त कोशिकाओं का समूह होता है। कौन? दृढ़ उत्तक। जो परिपक्व होने पर मृत हो जाती है और ये पौधा को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछता है पौधे को यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है? दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक। आगे चलते हैं। जटिल उत्तक या विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है जो एक इकाई की तरह काम करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। जाइलम या एक जटिल उत्तक होता है जिसका मुख्य काम है जल संवहन और यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना एवं भोजन संग्रह करना। इसकी उत्पत्ति शीर्षस्थ विभाजोत्तक के प्रोकैम्बियम से होती है। जाइलम में 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। उसको बोलते हैं वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, काष्ठतंतु और काष्ठ मृदु तंतु। काष्ठ मृदु उत्तक ना। फ्लोएम यह एक प्रकार का संवहन मंडल होता है जिसका जो है प्रमुख काम है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण तैयार करना, भोजन पौधे के लिए भोजन अन्य भागों में पहुंचाना होता है। यह निम्न उत्तकों का बना होता है। चालनी नलिकाएँ, सहकोशिकाएँ, फ्लोएम मृदु उत्तक और फ्लोएम तंतु। स्रावी उत्तक ये उत्तक विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्राव करते हैं। ये कई प्रकार की कोशिकाओं के बने भी होते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं। बाह्यस्रावी उत्तक। तेल ग्रंथि, जैसे तेल ग्रंथि में आ जाएगा आपका एट्रोपा, तेल ग्रंथि में हो जाएगा एट्रोपा। मकरंद में हो जाएगा यूफोर्बिया। कहता है कि हाइडाथोडस में आ जाएगा जैसे टमाटर जौ, हाइडाथोडस में आ जाएगा टमाटर जौ। अंतःस्रावी उत्तक में आ जाएगा आपका, पहला था आपका बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी में था तेल ग्रंथि वाला था आपका एट्रोपा, मकरंद वाला था यूफोर्बिया और हाइडाथोडस में था आपका टमाटर और जौ। अब अंतःस्रावी उत्तक लेटेक्स वाहिकाएँ जैसे होते हैं इसमें पोस्टा और पपीता में। पोस्टा और पपीता में कैसे होता है वाहिकाएँ? लेटेक्स। आगे चलते हैं। आगे आपका रेजिन वाहिकाएँ जैसे रेजिन वाहिकाएँ जैसे कि पाइनस में रेजिन वाहिकाएँ होती है। कहते हैं म्यूसिलेज वाहिनी जैसे कि साइकस। रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये द्वार कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। अब आ गया कि द्वार कोशिकाएं और आपस की बाह्य त्वचा कोशिकाएं मिलकर रंध्र समूह बनाती है। अब आ गया काम क्या है? रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। ये वायुमंडल एवं पौधे के बीच गैस के आदान प्रदान में सहायक होता है। ठीक। पौधे की आयु जिन स्थानों पर जलवायु में काफ़ी अंतर होता है वहाँ
कैम्बियम की सक्रियता वर्ष भर समान नहीं रहती है। बसंत ऋतु में पौधे में अधिक वृद्धि होती है। फिर जाइलम वाहिकाएँ अत्यधिक चौड़ी हो जाती है और लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जाइलम वाहिकाएँ कम चौड़ी होती है। इस असमान वृद्धि के कारण सकेंद्रीय वलय बनते हैं, जिन्हें वृद्धि वलय या वार्षिक वलय कहते हैं। इन वार्षिक वलयों को गिनकर पौधे की आयु का अनुमान लगाया जाता है। अब आगे आपका पादप आकृति, प्लांट फाइसियोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल वर्णक युक्त हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा जिसमें ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं। आगे आपका संविधान, वेतन भत्ते और विशेष अधिकार। राष्ट्रपति का वेतन अभी करीब करीब 5 लाख रुपया प्रति माह। हाँ 5 लाख रुपया है पहले। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है प्रति माह। राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, आयकर नहीं लगता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रपति किनको नियुक्त करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री को, संघ के अन्य मंत्रियों को, भारत का महान्यायवादी को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासनिक वित्त आयोग, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक और वित्त आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों को, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अधिकारियों को, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारियों को, ये सबको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब कहता है प्रमुख संवैधानिक अधिकारी का मासिक वेतन। राष्ट्रपति का भी कितना वेतन है? 5 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति के 4 लाख, राज्यपाल के 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के 2,80,000। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का कितना हो जाएगा आपका? 2.5 लाख रुपया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख रुपया और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2.25 लाख रुपया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 2.5 लाख रुपया और मुख्य चुनाव आयुक्त का 2.5 लाख रुपया। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति मतलब संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर के बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा जिसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अर्हताएँ क्या है? अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निम्न अर्हताएँ होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अहित होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, वह लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। शपथ क्या है? शपथ की चर्चा है आपका। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद या गोपनीयता की शपथ लेती है। पदावधि की चर्चा अनुच्छेद 67 में और पद मुक्ति इस्तीफा 68 में। यानी कि कहता है कि उपराष्ट्रपति की पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की होती है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया हो और जिसे लोकसभा सहमत है। लेकिन ऐसे प्रस्ताव को लाने हेतु 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकता है। पहला, 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति पर, उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर, उसकी मृत्यु पर, उसे बर्खास्त किए जाने पर। उपराष्ट्रपति पदावधि पूर्ण होने के बाद भी पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपका केमिस्ट्री में जान रहे थे आप। मोल कहता है कि मोल किसी पदार्थ का परिणाम है जिसमें कण जैसे कि अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होती है जितने परमाणु कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम में होती है।
एक मोल पदार्थ बराबर होता है 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान या 1 ग्राम अणु द्रव्यमान या 1 ग्राम आयन द्रव्यमान या 6.02 गुणित 10 कण। जैसे कि 1 मोल सोडियम में 23 ग्राम 23 ग्राम सोडियम परमाणु 6.02 सोडियम परमाणु होगा। 1 मोल CO2 में देखिए कार्बन 12 होता है द्रव्यमान, कार्बन 6 दूनी 12, ऑक्सीजन हो जाता है आपका 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक, तो हो जाए आपका 44। तो 6.023 गुने 10 CO2 अणु, ऐसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब आगे है एवोगाड्रो संख्या। किसी पदार्थ के 1 मोल में कितने मतलब जितने कणों, अणु, आयन, परमाणु, इलेक्ट्रॉन जो भी की संख्या होती है उसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणित 10 कण होते हैं। इसे बड़का एन से सूचित किया जाता है। 1 मोल बराबर होता है 1 मोल पदार्थ 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान या 1 ग्राम अणु द्रव्यमान, ठीक है, एवोगाड्रो संख्या में। अब आ गया आपका परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बारे में जानेंगे, परमाणु संरचना बारे में। परमाणु यानी कि एटम क्या है? परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं। तत्व में सबसे छोटा तथा सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का होता है। तत्वों में गैस में हीलियम। इसकी सर्वाधिक सबसे पहले खोज डाल्टन ने किया था। परमाणु खोज किसने किया था? डाल्टन ने किया था। और वह बताए कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। यह रासायनिक रूप से अविभाज्य है, लेकिन बाद की खोजों से यह पता चला कि परमाणु 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बात समझ में आ गया। आप कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा किया गया था। यह एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है, जिस पर ऋण आवेश होता है, ठीक। यह परमाणु का अत्यंत छोटा कण है। इसकी इलेक्ट्रॉन की विशेषता क्या है? कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/640 होता है। इसके द्रव्यमान का निरपेक्ष मान 9.10939 गुणित 10⁻28 ग्राम होता है लगभग। इसे इलेक्ट्रॉन ई द्वारा सूचित किया जाता है इलेक्ट्रॉन को। अब आगे है, कहता है कि मिल्कन ने तेल बिंदु प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। कौन प्रयोग करके? तेल बिंदु प्रयोग करके मिल्कन, जिससे इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम होता है। क्योंकि यह आवेश की न्यूनतम मात्रा है अतः यह इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम। अब आ गया आपका प्रोटॉन। इसकी खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था 1919 में। यह धनावेशित कण होता है। यह हाइड्रोजन के परमाणु भार के बराबर होता है लगभग, ठीक। आगे चलते हैं। प्रोटॉन की क्या क्या विशेषता है? प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत वाला होता है, पॉजिटिव वाला होता है। इसके आवेश का परिणाम +1.60218 गुणित 10⁻19 कूलम होता है। इस आवेश को इकाई धन आवेश कहते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। परमाणु के अंदर प्रोटॉन का एक ऐसा सूक्ष्म कण जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आगे चलते हैं। अब आगे आपका प्राचीन इतिहास, मतलब प्राचीन इतिहास एसिस्टेंट हिस्ट्री ना। अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलाबंदी करवाई था। मतलब राजगीर जो था उसको किलाबंदी करवाया था। किसने? अजातशत्रु ने। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में ही हुआ था, पाटलिपुत्र में, राजगीर में शायद उदयन। अब चलते हैं उदयन। उदयन 460 से 44 ईस्वी पूर्व। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। कौन? उदयन ने। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अब आगे शिशुनाग वंश 412 से 345 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग वंश शिशुनाग जो था 412 से 354 ईस्वी। शिशुनाग जो नागदशक का अमत था ने
नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना किए थे। उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। कालाशोक 394 से 366 ईस्वी पूर्व। इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बना दिया। द्वितीय बहुसंगति कालाशोक के काल में आयोजित हुआ था। अब आगे आपका नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। कौन वंश के? शिशुनाग वंश। नंद वंश, फिर आगे आपका नंद वंश 344 से 322 ईस्वी पूर्व। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। नंद वंश संस्थापक था। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लिया था। उसने अपने को एक राट कहा। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश यह सिकंदर के समकालीन था। आगे चलते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के घनानंद को पराजित किया, जो मौर्य वंश की स्थापना तब किया था। अपमान किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था? वही अपना अपमान का बदला लिया था घनानंद से। आगे चलते हैं। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। वह अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का अरस्तु को सुकरात को पुलितो को जो एमजी डनाड है। चलिए आगे। सिकंदर ने एशिया माइनर यानी कि तुर्की में और इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद जो था 326 में खैबर दर्रा जो प्रताप का पाकिस्तान में पार करके भारत पर आक्रमण किया था। कौन? सिकंदर ने। तक्षशिला में शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे। कहता है कि सिकंदर हेरोस्पीसीज का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा था। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया और मगर उसके साहस से प्रभावित होकर के जो था उसका राज वापस कर दिया पोरस को। पोरस सिकंदर का सहयोगी यानी कि मित्र बन गया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी यानी कि बिपाशा नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। वह भारत में लगभग 19 महीने तक रहा। कौन? सिकंदर। 323 ईस्वी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने पश्चिम भारत में अपनी यूनानी उपनिवेश स्थापित किए। काबुल में सिकंदरिया आधुनिक बेलग्राम झेलम के तट पर बाउके फलाजान का गोरे का मृत्यु हुआ था एवं निकाइया जहाँ पोरस के साथ युद्ध हुआ था। अब आगे कि एरियन कौन था? यस, यूनानी इतिहासकार था। कौन था? एरियन जो था यूनानी इतिहासकार था। निर्याकस सिकंदर का जो था जल सेनापति था। सेलुकस जो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर ने निर्याकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था। अब आगे चलते हैं। 322 से 150 ईस्वी। मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। उसने चाणक्य जिसको हम बोलते हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त की मदद से मगध के नंदवंशीय शासक घनानंद को मार करके मौर्य वंश की शासन कायम किया था। अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के राजव्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। यह 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। आगे चलते हैं। अब आगे आपका पुरस्कार कब किसको दिया गया था? कहता है कि पुरस्कार कहता है कि एस.के. पुट्टकट्ट को दिया गया था। ओरू देसाथी ने कथा के लिए मलयालम में। कब? 1980 में। अमृता प्रीतम को 1981 में दिया गया था पुरस्कार कागज ते कैनवास के लिए। महादेवी वर्मा को दिया गया था यमा के लिए 1982 में। वेंकटेश अय्यर को दिया गया था 1983 में चकवीर राजेंद्र के लिए। 1984 में तक्षी शिवशंकर पिल्लई को दिया गया था कायर के लिए मलयालम में। 1985 में पन्नालाल पटेल को दिया गया था मन बीवी
वनविनी भवाई के लिए गुजराती में। 1986 में सच्चिदानंद राउत राय को दिया गया था उड़िया साहित्य के लिए। विष्णु बामन शिरवाडकर को दिया गया था 1987 में मराठा साहित्य के लिए। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को दिया गया था 1988 में तेलुगु साहित्य के लिए। 1989 में कुर्तुल एन हैदर को दिया गया था उर्दू साहित्य के लिए। 1991 में विनायक कृष्ण गोकाक को दिया गया था कन्नड़ साहित्य के लिए। 1991 में सुभाष मुखोपाध्याय को दिया गया था 1991 में बांग्ला साहित्य के लिए। नरेश मेहता को दिया गया था 1992 में हिंदी साहित्य के लिए। डॉक्टर सीताकांत महापात्र को दिया गया था 1993 में उड़िया साहित्य के लिए। प्रोफेसर UR राव को दिया गया था 1994 में कन्नड़ साहित्य के लिए। ठीक। MT वासुदेवन नायर को दिया गया था 1995 में मलयालम साहित्य के लिए। श्रीमती महाश्वेता देवी को दिया गया था बांग्ला साहित्य के लिए 1996 में। कहता है कि अली सरदार जाफरी को दिया गया था 1997 में उर्दू साहित्य के लिए। गिरीश कर्नाड को दिया गया था 1998 में कन्नड़ साहित्य के लिए। निर्मल वर्मा व गुरदयाल सिंह को दिया गया था 1999 में हिंदी व पंजाबी साहित्य के लिए। ठीक। कहता है कि इंदिरा गोस्वामी को 2000 में दिया गया था असमिया साहित्य के लिए। राजेंद्र केशव लाल शाह को दिया गया था गुजराती साहित्य में 2001 में। D जयकांतन को दिया गया था 2002 में तमिल साहित्य के लिए। बिंदा करंदीकर को दिया गया था मराठी साहित्य के लिए 2003 में। रहमान राही को दिया गया था कश्मीरी साहित्य के लिए 2004 में। कुंवर नारायण को दिया गया था हिंदी साहित्य में 2005 में। रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था कोंकणी एवं संस्कृत साहित्य के लिए। 2007 में ONV कुरुत को दिया गया था मलयालम साहित्य के लिए। कथक अखलाक मो खान को दिया गया था 2008 में उर्दू साहित्य के लिए। 2009 में अमरकंत व श्री लाल शुक्ल को दिया गया था हिंदी कथाकार के लिए। चंद्रशेखर कावर को दिया गया था कन्नड़ साहित्य के लिए 2010 में। प्रतिभा रे को दिया गया था उड़िया साहित्य के लिए। ठीक है ना, 2011 में। डॉक्टर राबूरी भारद्वाज को दिया गया था तेलुगु साहित्य के लिए 2012 में। केदारनाथ सिंह को दिया गया था हिंदी साहित्य के लिए 2013 में। भालचंद्र नेमाड़े को दिया गया था मराठा साहित्य के लिए 2014 में। रघुवीर चौधरी को दिया गया था गुजराती साहित्य के लिए 2015 में। शंख घोष को दिया गया था बांग्ला साहित्य के लिए 2016 में। और कृष्णा सुवती को दिया गया था 2017 में हिंदी साहित्य के लिए। अमिताभ घोष को दिया था अंग्रेजी साहित्य के लिए 2018 में। और अकितम अच्युतम नबुंदरी को दिया गया था मलयाली साहित्य के लिए 19 में। अब आगे कहता है अमिताभ घोष की प्रमुख रचनाओं में द सर्किल ऑफ रीजन, द शेडो लाइन, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लॉस पैलेस, द हंग्री टाइड, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर प्रमुख थे इनके। अब आगे महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनांट ने किए थे। रेड क्रॉस हेनरी डुनांट। रेड गॉड्स की स्थापना गैरिबाल्डी। संस्कृत व्याकरण पाणिनि। शांति निकेतन का रवीन्द्रनाथ टैगोर। पवनार आश्रम को विनोबा भावे। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुडरो विल्सन। खालसा पंथ का गुरु गोविंद सिंह। और रेबिले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। आगे चलते हैं। आगे है आपका स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे। आनंद भवन की स्थापना बामा आमटे। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे। आगे आपका स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव। न्याय दर्शन संस्थापक महर्षि गौतम। न्याय महर्षि गौतम। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। प्रमुख लेखक उनकी पुस्तक। आगे है